चलिए, अब डीएसएस की एक लेक्चर आप लोग देखे थे जिसमें हम लोगों ने पूरा थ्योरी रिवीजन में कवर कर लिया था, और आज वाली क्लास में हम लोग कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल हर चैप्टर से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए काम ज़्यादा है, थकान बहुत ज़्यादा हो जा रही है, गला कई बार साथ नहीं दे रहा है, इसके बाद कभी कभी लेट हो जा रहा है रिवीजन क्लास में, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, बट ऐसा हो रहा है, गला शोर हो गया, आवाज़ बहुत अच्छे से नहीं, फट जा रही है कभी कभी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक एकल रिवेट लैब जोड़, केवल न्यूमेरिकल देखना हर चैप्टर, सबसे पहले रिवेट, और जो टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल होगा उसको हमको किससे करना है, उसको करना है आईएस कोड 2007 से। लेकिन जो लोग एकदम लास्ट मोमेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग तो ना प्रयास करें अब उसको सीखने का, यदि नहीं सीखे हैं तो, और जो लोग सीखे हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो केवल टेंशन मेंबर में थोड़ा सा, वो भी जब ना आ रहा हो तो सब 1984 से कर देना, यदि आ रहा हो तो टेंशन मेंबर वाला 2007 से करना और बाकी 1984 से कर देना, जैसे तुम्हें लगे कि हम जितना जो कर पा रहे हैं। ठीक है, एक एकल रिवेट लैप जोड़ में यानी सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट है और 16 मिलीमीटर व्यास और 20 मिलीमीटर मार्ट की दो प्लेटें हैं, यानी लैप ज्वाइंट है, उसमें कैसी प्लेटें हैं, एक प्लेट जो है आपकी 16 मिलीमीटर की है, एक 20 मिलीमीटर की है, यानी प्लेट जब भी फटेगी तो 16 वाली फटेगी, जितना भी कैलकुलेशन होगा प्लेट पे वो होगा। और एकल रिवेट का मतलब इनमें केवल एक रिवेट ऐसे सामने से दिखाई देगा, प्लान में देखेंगे तो रिवेट लाइन आपको एक ही दिखाई देगी। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ये मान लीजिए ऐसे रिवेट हो गया, यदि इसको हम लोग ऐसे समझें, यदि इसको हम लोग ऐसे समझें यहाँ पे कि इसको ऐसे अगर देखा जाएगा यहां से, तो एक प्लेट ऐसे होगी, ठीक है, दूसरी प्लेट नीचे होगी, वहां ऐसे नीचे दूसरी प्लेट लगी है, एक 16 की, दोनों बराबर साइज की हैं, इनमें रिवेट जो लगे हैं वो ऐसे लगे हैं, तो इसको एकल रिवेट ही बोलेंगे, क्योंकि रिवेट की एक ही लाइन एलिवेशन में आपको दिखाई देगी। जब दो रहेंगे तो दो, ऐसे तीन मत गिनिए, बल्कि रिवेट लाइन देखिए कि लोड के इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कितनी रिवेट लाइन मिल रही, ठीक है ना, ऐसे बने हुए हैं। बोला है कि इसमें इसमें आगे बोला है कि 24 mm व्यास के रिवेटों द्वारा जोड़ी गई है, यानी रिवेट का जो फाई है वो कितना है, 24 mm है, ठीक है, 24 mm है। यदि रिवेट पिच 75 mm है, यानी एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी जो है वो 75 mm है, यानी समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जो यहाँ पे डिस्टेंस है इनके एक रिवेट से दूसरे, मतलब एक रिवेट से दूसरे रिवेट की जो बीच की दूरी है ना, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के जो बीच की दूरी है ऐसे, ये दूरी जो है वो कितनी है, 75 mm, ठीक है, ये कितनी है, 75 mm डिस्टेंस है। क्लियर है? तो ये बताइए एक रिवेट डिस्टेंस को यदि आप शिफ्ट करेंगे तो आधा रिवेट मतलब एक पिच में एक रिवेट आता है। अगर एक पिच हम लें कि इस इतनी दूरी में कितने रिवेट आएंगे, तो एक रिवेट आते हैं, तो एक रिवेट ही आता है एक पिच में, ये ध्यान रखिएगा। तो बोला है इसमें आगे हम लोगों से क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर 75 mm का क्या हो जाए, तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, अनुगे प्रतिबलों के मान निम्नवत हैं, ये प्रतिबलों के मान दिए गए हम लोगों को, कितना कितना स्ट्रेस का वैल्यू है, तो 150 है, 90 है और 270 है, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सामर्थ्य। तो हमें जब प्लेट की चौड़ाई पता होती है तब तो मानते हैं पूरा फटेगा, यदि नहीं पता होती तो केवल पिच का निकालते हैं। बात समझ में आ रही ना, जब पता हो कि कितनी चौड़ी प्लेटें हैं तब तो पूरी प्लेटों कितना झेलेंगी वो निकालेंगे, अदरवाइज केवल यही निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि ये जो आपका जोड़ बन रहा है उसमें सबसे पहले फाई हम लोग को दे रखा है, कितना है यहाँ पे रिवेट, 24 mm, 25 mm से कम है ना, इसलिए इसका जो ग्रास डायमीटर होगा वो 25.5 mm जोड़ दिए, 25.5 mm, 1.5 mm जोड़ते हैं 25 mm तक, उसके बाद, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक चीज जान लीजिएगा, जब एक पिच में प्लेट फटेगी तो हम लोग तीन सामर्थ्य निकालेंगे इसकी, कौन कौन सी, एक निकालेंगे टेंशन, एक शियर और एक और जो सिंगल शियर होगा इसका, अगर ये लैप ज्वाइंट में जोड़ा गया है तो सिंगल शियर होगा। यानी अब स्ट्रेंथ निकालते समय सबसे पहले इसका निकालेंगे पीएस, यानी इसका क्या निकालेंगे, ऐसे लिखिएगा शियर स्ट्रेंथ। ये ध्यान रहे यहाँ पे कि जब ऐसे खींचेगा तो एक पिच लंबाई में एक रिवेट कटेगा, यदि दो लाइनें होती, दो लाइनें ऐसे होती रिवेट की, तो एक ही पिच में आधा 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 4 रिवेट आ जाते हैं। अब बियरिंग में भी ये चीज ध्यान रखिएगा, एक रिवेट लाइन है, इस वजह से केवल एक रिवेट एक पिच में आएगा, यानी यहाँ पीएस की वैल्यू हो जाएगी
π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है ना। तो π/4 25.5 का स्क्वायर आई इंटू एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 दिया है, ठीक है ना। यहां से पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका पी एस का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 45,963.46 किलो न्यूटन, यानी कह सकते हैं कि 45.96 किलो न्यूटन। ये पर पिच शियर स्ट्रेंथ, ये पर पिच क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें इसमें कि पीएस ये आ गया, तो फिर पीबी कितना होगा इसका, यानी इसका सॉरी हाँ पीबी मतलब इसका बियरिंग स्ट्रेंथ, यानी बियरिंग कितना होगा, तो पर पिच में एक रिवेट की ही बियरिंग होगी, तो बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा पीबी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी इंटू टी इंटू एफ बी। यदि कई रिवेट लाइन रहती, एक पिच में कई रिवेट आते, तो हम लोग कितना घटाते, एक पिच में कई रिवेट आते तो हम लोग जितना रिवेट रहता नंबर ऑफ रिवेट से गुणा कर देते, और यहां भी नंबर ऑफ रिवेट से गुणा कर देते। एक तो नंबर ऑफ रिवेट से गुणा करते कि कितने रिवेट है, और एक इससे भी होता है कई बार एक या दो से गुणा, जब लैप में सिंगल शियर होता है और जब बट ज्वाइंट होता है तो डबल शियर होता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो डी का वैल्यू है 25.5 गुणा टी का वैल्यू, पतली प्लेट की मोटाई लेंगे 16 mm और 20 mm की दो प्लेटें हैं, यदि आपको पता हो तो यहां से हम लोग लिए थे 16 mm और 20 mm की दो प्लेटें, ये 16 mm है और ये कितनी है 20 mm है। तो हमेशा कौन सी प्लेट लेते हैं, पतली वाली। तो 16 mm और 20 mm की जो प्लेट लेते हैं उसमें हम लोग लिख लेते हैं एफ बी का वैल्यू 270 ले लिया, तो यानी पीबी की वैल्यू जो आ गई हम लोगों की, अच्छा कैलकुलेशन खुद चेक करिएगा, शर्मा का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो हम नहीं जानते हैं फिर। आपका 110 160 न्यूटन, यानी कह सकते हैं कि 110.16 किलो न्यूटन आ गया। देखिए कैलकुलेशन खुद चेक करिए दोस्त, कैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार कोई नहीं होता, आप भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको एग्जाम देना है तो कैलकुलेशन आपको ठीक से चेक करनी चाहिए, आपको अपने एग्जाम के लिए कैलकुलेशन ठीक से चेक करनी चाहिए। तो समझ गए होंगे बात को यहाँ पर कि कितना इसका हो गया आपका, क्लियर 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 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला वाला, अगला कितना है आपका, पीटी निकालेंगे। अब पीटी मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब अगर रिवेट जो है पिच 75 mm है, तो इस 75 mm में एक रिवेट का होल काटने के बाद अब कैसे कटता है, क्या होता है, उसके लिए जो डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं आपको। कहेंगे सर कितना वीडियो देखें, तो भाई अलग अलग चीजें हैं, डीएसएस कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि 1.5 घंटे में इसका कुल रिवीजन हो जाए। एक 3 घंटे की वीडियो बनाया हूं जिसमें मैं समझाने वाली चीजें ज्यादा बताऊं, इसमें केवल न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं पीटी का फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है आपका P माइनस डी इंटू टी आई इंटू क्या हो जाएगा एफ टी, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टू। पी का वैल्यू है 75 mm माइनस ये हो जाएगा 25.5, टी मोटाई पतली प्लेट की लेनी है क्योंकि पहले वही फटेगी 16 mm, और एफ टी का वैल्यू है 150। वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितना कितना आता है, यानी हो जाएगा 75 माइनस ये आ जाएगा 118.8 किलो न्यूटन, न्यूटन में आएगा लेकिन किलो न्यूटन में हमने बदल दिया, ठीक है। तो ये आएगा किलो न्यूटन। तो तीनों में से कौन सी स्ट्रेंथ सबसे कम है, तीनों में कौन सी स्ट्रेंथ सबसे कम है, यदि मैं आपसे पूछूं कि तीनों में कौन सी स्ट्रेंथ इसमें सबसे कम है, तो आप साफ जवाब दे दीजिएगा कि सर ये है 110, ये है 118 और पीएस है केवल 45। इसलिए हम लोग कहेंगे जो जोड़ की सामर्थ्य, यानी इसमें सिंपल सबसे क्वेश्चन सिंपल था, सामर्थ्य ज्ञात करना है और जोड़ की सामर्थ्य होगी 45.96 न्यूटन। इसलिए सामर्थ्य कितना लिया जाएगा, पीएस पीबी व पीटी में सबसे कम, ये लिखिएगा ऐसे, सबसे कम कितना हो जाएगा, पीएस जो है 45.96 किलो न्यूटन, ये हो जाएगी जोड़ की सामर्थ्य। कैलकुलेशन एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मिलीमीटर मोटी दो इस्पाती प्लेटों को 6 मिलीमीटर मोटी दो कवर प्लेटों के साथ, यानी 12 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटें हैं, यहां पर यदि मैं इनको बना दूं 12 मिलीमीटर दो मोटी प्लेटें हैं ऐसे, एक 12 हुआ, दूसरा भी क्या हुआ 12 हुआ, और 6 मिलीमीटर मोटी कवर प्लेट है इनके ऊपर लगाया गया है,
जाहिर सी बात है ये लगाया गया है, ठीक है। कवर प्लेटों के साथ 20 mm व्यास के रिवेटों द्वारा दोहरे रिवेट में, दोहरे मतलब एक साइड में इसके दो रिवेट लगे रहेंगे। लैप में तो एक ही, लैप में पूरा रिवेट एक ही, इसमें एक साइड काउंट होता है, बट में इसमें दो रिवेट लगे हैं, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात क्या अभी मैं आपको बताता हूं। इसमें दो रिवेट ऐसे लगे हैं, मान लीजिए इधर भी लगे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं यदि कि ये प्लेटें प्लान में कैसे दिखेंगी। प्लान में एक प्लेट यहां से आएगी ऐसे, प्लान में एक प्लेट जो है वो यहां से आई है, देखिए इसके ठीक सामने ले गया हूं। दूसरी प्लेट इसके सामने यहां से और आई है ऐसे, ठीक है। ये आपकी प्लेटें हैं और इनके ऊपर कवर प्लेटें चढ़ी हुई हैं ऐसे ऐसे, और इन पर दोहरा रिवेट लैप जोड़ा है ऐसे, यानी दो दो रिवेटों की, ये तीन ही तीन नहीं और भी लंबे हो सकते हैं, नहीं इस डायरेक्शन में और फैला हो सकता है, ऐसे ये पूरा लगा हुआ है, ठीक है ना। बोला है कि 20 mm व्यास के रिवेट है, यानी फाई बराबर इनका दिया है 20 mm, ठीक है। दोहरे रिवेट बट जोड़ो, यदि अनुगेय प्रतिबल FB और इसका FT का वैल्यू दिया है तो रिवेट जोड़ के लिए पिच निर्धारित करिए। बताना ये है कि इसमें पिच कितना रखा जाए। पिच का मतलब मैं साफ बताऊं तो कह रहा है कि इस रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी बताइए कितनी रखी जाए। मैं कैसे बताऊं, मैं ऐसे बताऊंगा कि मैं देखूंगा कि इसमें जो दो रिवेट हैं उनमें PS और PB तो होगा, PT देखो PS और PB रिवेट पर निर्भर करते हैं, तो PT भी कम से कम उतना हो। मैं ये मानूंगा, इसका बेस क्वेश्चन का बस सिंपल यही है कि इस क्वेश्चन में PS और PB में ही PT का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे, अभी मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन में, हम सीधे बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले फाई बराबर दिया है कितना 20 mm, इसलिए D जो हो जाएगा वो 21.5 mm हो जाएगा। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या, इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया 21.5 mm। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इनका यूज करके यदि मैं निकालूं, इसलिए अब चूंकि डबल रिवेटेड है तो एक पिच में आधा 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 करके दो रिवेट आ जाएंगे, यानी इसलिए हम इनका PT यहां पर लिखेंगे डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। तो इससे पता चल जाएगा संकेत कि डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट है, तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो पहले तो बट ज्वाइंट है इसलिए 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि एक रिवेट दो जगह कटता है। जब बट में फेल होता है ना तो रिवेट को ऐसे खींचते हैं तो एक रिवेट 3 खंड में टूट जाता है। क्यों, जब इसको खींचेंगे तो सोचिए जब ये उखड़ेगा ना तो एक जगह से यहां रिवेट कटता है, एक जगह से यहां, ऐसे ही दो रिवेट हैं एक ही में, तो दो कटेंगे तो असल में 2 गुणा π/4d² तो हुआ ही डबल रिवेटिंग के लिए। लेकिन ये कब, ये एक ही रिवेट का है, ये एक रिवेट है। क्यों कहेंगे सर, एक ही रिवेट, इतना क्षेत्रफल है एक रिवेट का, लेकिन वो कट दो जगह से रहा है, और ऐसे है दो रिवेट, तो ये पूरा हुआ। और यहां पर हमने लिखा FS। क्यों कहेंगे सर, 2 बार 2 से गुणा क्यों किए। पहली बात कि बट ज्वाइंट है डबल रिवेटेड के लिए, सॉरी बट ज्वाइंट है तो डबल शियरिंग के लिए। दूसरा 2 लगा हुआ है कि एक ही पिच में दो रिवेट है, पिछले क्वेश्चन में एक ही रिवेट था एक पिच में, तो ये था PS का वैल्यू। PS मतलब अगर यहां बल लगाया जाए तो इन रिवेटों को काटने के लिए इतना बल चाहिए, ये जो इसके खींचेंगे तो कटने के लिए कितना बल चाहिए। असल में पिच मालूम है क्या होता है, मैं तुमको ठीक ठीक अगर ये समझाने की कोशिश करूं, ठीक ठीक समझाने की कोशिश करूं अगर मैं, तो देखो जो ये होता है ना, क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो तुम इसको ऐसे समझो कि ये जो होता है ना पिच, असल में जो होता है वो होता है, असल में तुम इसको खिसकाओगे तो ये यहां बनेगा, यही दो रिवेट निपट जाएंगे। जब इसको खींचा जाएगा तेजी से यहां से, इसको जब यहां से खींचा जाएगा ना तो यही दो रिवेट कटेंगे, एक को कटेगा दो जगह और दो ठो है, तो यहां से ये आ गया पूरा ये FS का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू, यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 2 2 4 हो गया, 4 से 4 खत्म, यानी πd² इंटू FS का वैल्यू कितना दिया था हम लोगों को, FS का वैल्यू 100 दिया था, ठीक है ना। देख लेना क्वेश्चन में पीछे जाकर के, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग।
डी का वैल्यू कितना है तो रख देते हैं पाई, और डी का वैल्यू है 21.5 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाता है हम लोगों का। आ रहा है ये आपका 145,220 न्यूटन, यानी कह सकते हैं 145.22 किलो न्यूटन। ये किसका आ रहा है, पीएस का वैल्यू आ रहा है। 145.22 किलो न्यूटन किसका वैल्यू है, पीएस का वैल्यू है, ठीक है ना, ये पीएस का वैल्यू। अब पीबी कितना हो जाएगा, तो पीबी में भी खींचेंगे तो दोनों दबेंगे, यानी यदि हम लोग बात करें पीबी का तो 2 इंटू डी टी इंटू एफ बी, यानी 2 इंटू 21.5 इंटू टी का वैल्यू कितना है, मोटाई, कौन से प्लेट की मोटाई लेंगे। देखिए मोटाई हमेशा लेते समय वो ये दोनों प्लेटें 12-12 की हैं और ये 6-6 की हैं। यदि ये दोनों मिलके पतली हो जाती हैं इससे ना, जैसे ये 6-6-12 ये भी है, 12 ये भी है, यदि ये 16 होता और ये 12 होता तो दोनों कवर प्लेटों की मोटाई एक साथ लेते 12, और इनका 16 नहीं लेते। लेकिन अभी दोनों बराबर है तो चाहे 12 इनको लीजिए चाहे 12 मेन प्लेट लीजिए। तो यहाँ पर डी इंटू टी इंटू ये 12 हो गया, एफ बी का वैल्यू 300 दिया था, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा चलिए इसका वैल्यू होगा 2 इंटू 21.5 इंटू 12 इंटू 300, वैल्यू आ रहा है 154.8, 154,800 आएगा न्यूटन में। तो हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, 154.8 किलो न्यूटन कर देंगे, ये पीबी हो गया। अच्छा हम लोग पीएस और पीबी ही जान सकते हैं, चूंकि पिच नहीं दिया है तो हम पीटी को जान भी नहीं सकते हैं। पिच नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि पिच पी है, सपोज करिए। अच्छा इसलिए हम लोग बात करेंगे कि रिवेट वैल्यू यानी पीबी और पीएस। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे खींचते, इसको जब खींचते हम यहाँ पे तो पिच कुछ होता पी, तुम क्या चाह रहे हो, जब ये दोनों कट रहे हैं 145 और 154 पे, तो एक तो कंफर्म है कि 154 से कोई मतलब नहीं, 145 पर आके कट जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये 145 पर कटेंगे तो भैया तुम टेंशन में भी कम से कम इसकी स्ट्रेंथ 145 तो रखो, इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 145 तो रखो, क्योंकि तुम जानते हो अच्छे तरीके से कि ये क्या होगा, 145 पे कटना है और 154 पे दबना है। तो वैसे तो देखा जाए अगर टेंशन में ज्यादा मजबूत कर दोगे तो अच्छा है, टेंशन में मजबूत करना हमारा मन है, क्योंकि पिच बढ़ा देंगे टेंशन में मजबूत, पिच कम कर देंगे टेंशन में कमजोर। हम मान लेते हैं कि इसका ये जो हो रहा है ना यहाँ पे टेंशन में, हम मान लेते हैं पिच पी है। तो हम पिच पी मानेंगे तो हम मानेंगे कि सपोज कर लिया, सपोज पिच क्या है, वो पी है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम मानेंगे भैया कम से कम, चलो हम 145.22 तो रखें, क्यों रखें, क्योंकि बेटर स्ट्रेंथ। अगर तुम टेंशन इससे कम कर दिए 145 से तुमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो दिक्कत क्या होगी भैया, सीयर में इतना ले रहा था, पता चले पिछवे कम थी, पहले टेंशन में फेल हो गया। और अगर टेंशन में ज्यादा भी कर दिए तुम, तो क्या होगा, तब दिक्कत ये आएगी कि चलो यार टेंशन में तो मजबूत है लेकिन उससे पहले 145 पे कट जाएगा। तो हम जानबूझ के ऐसा रखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतना ही हो जितना सीयर या फिर बियरिंग में जो कम हो, ठीक है ना। तो हम टेंसाइल वाला क्या होगा फार्मूला, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, और इसमें नंबर ऑफ रिवेट से कोई मतलब नहीं होता। एक पिच में एक ही रिवेट आता है, कहोगे सर 2 आ रहा है, एक पिच में कहोगे सर 2 आ रहा है, अरे भैया फटेगी तो एक ही जगह से इस पर जाना ही नहीं है, इसको इस वाले पे इसको जाना ही नहीं है, फट जाएगी इसी पर। खींचोगे तो एक पिच निकालोगे तो यहीं से कट जाएगा, यहां तक मैटर नहीं पहुंचेगा। इसलिए पिच में नंबर ऑफ रिवेट का कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना कि केवल सीयर और बियरिंग में होता है, पिच में नंबर ऑफ रिवेट से मतलब नहीं होता। पिच के इधर उधर नंबर ऑफ रिवेट गिने जाते हैं जब चौड़ाई दी हो, तो उसको छोड़ दो। तो इसको हमने लग दिया कितना, 145.22 गुणा 10⁻³ न्यूटन में हो गया। अब P का वैल्यू नहीं मालूम है, D का वैल्यू मालूम है, 21.5 गुणा T, पतली प्लेट की मोटाई 12, FT 150 बराबर रख दिया 145.22 गुणा 10⁻³। यहाँ क्या अननोन बचा, पूरा सॉल्व कर लेना, P की वैल्यू यहीं से आ जाएगी,
लगभग लगभग पी की वैल्यू कितनी आ रही है इसको सॉल्व करने पर, तो करिए जल्दी से फटाक से। तो करते हैं भैया 145.22 गुणा 1000 कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई 12 गुणा 150, जो आया उसमें से हमने माइनस ये प्लस कर दिया 21.5, वैल्यू आई 102.17 mm। यानी पिच इससे कम मत रखिएगा, नहीं स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी पिच जो है रखा जा सकता है, पिच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 102.17 mm, ठीक है। लेकिन चेक कर लीजिए मिनिमम पिच कितना होता है, मिनिमम पिच जो होती है कहीं उससे कम तो नहीं हो जा रहा है। कोई चीज मिनिमम वैल्यू 20 है और तुम्हारा 17 आ रहा है, तो 17 नहीं दे सकते हो, 20 दोगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 20 है। मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 टाइम्स ऑफ 5 नॉमिनल डायमीटर, 2.5 टाइम्स डी तुम्हारे किताबों में लिखा होगा, लेकिन डी को बोलेगा नॉमिनल ही, तो नॉमिनल तुम्हारा कितना है 20, यानी तुम्हारा हो जाएगा 50 mm। तो मिनिमम 50 है, तुम्हारा तो 102 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 105 mm दे दो, थोड़ा ज्यादा दे दो मिलीमीटर पिच, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। पिच निर्धारित करना है तो तुम 105 mm दे दो, कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अब 102 अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बढ़ा के दे दी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए रिवेट के, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक 150 गुणा 10 mm चपटी पत्ती की गसेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। यदि प्लेट पर तनन प्रतिबल 150 हो तथा अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 हो तो फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई। एक बात बताओ, 150 गुणा 10 mm की चपटी पट्टी गसेट प्लेट, ये है आपका गसेट प्लेट, और यहाँ एक पट्टी जोड़ी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। पट्टी पर बल कितना आ रहा है, नहीं दिया गया कि पट्टी पर तनन, अच्छा तनन 150, ये पट्टी का साइज दिया है 150 गुणा 10, पट्टी जो लगी है वो 150 गुणा 10 की, यानी इसकी मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक 10 mm है और इसकी चौड़ाई 150 mm है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इधर जोड़ा गया होगा वेल्डिंग से, तुम क्या चाहते हो, इस पर कितना बल लगाया जाए। बल भैया इस पट्टी की स्ट्रेंथ से ज्यादा थोड़ी लगा सकते हो। तो यदि हम लोग इसके सीधे सॉल्यूशन की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट यानी चपटी पत्ती की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट कितनी हो जाएगी, तो सीधे क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 150 गुणा 10 गुणा इसका तनन प्रतिबल कितना है 150, यानी ये हो जाएगा 15 15 225 और 3 0, यानी हो जाएगा 225 किलो न्यूटन। यानी ये पट्टी ज्यादा से ज्यादा वेल्डिंग ना भी किया रहा है इसको, मतलब इस पट्टी ये फट जाएगी 225 किलो न्यूटन पे। तो हम चाहते हैं कि वेल्डिंग भी कम से कम इतनी हो कि 225 किलो न्यूटन संभाल ले। भैया खींचने पर यदि P का वैल्यू 225 किलो न्यूटन इस पर लगाया जाए तो वेल्डिंग ना फटे, कम से कम भले पट्टी फट जाए, पट्टी फटना दूसरा चीज, हमें तो वेल्डिंग बनाना। हम वेल्डिंग ऐसा करेंगे कि तुम जोर से खींचोगे ना, देखो या तो इस पर बल दे दिया होता, अब बल नहीं दिया तो हम मानेंगे कि इस पर इतना बल पड़ेगा कि पट्टी फट जाएगी, तो बल नहीं दिया तो इतना बल पड़ेगा कि पट्टी फट जाएगी, तो पट्टी फटेगी 225 पर। कैसे, देख लो कैसे। तो अब हमको मालूम है कि इसको यहाँ जो वेल्डिंग होती है ना, ये पूरी वेल्डिंग, इस पूरी वेल्डिंग की पूरी लंबाई मान लेते हैं यहां से यहां तक पूरी लंबाई वो कितनी है L, पूरी लंबाई L है। तो मान लेते हैं, तो इसलिए सपोज माना फिलेट वेल्ड की लंबाई L है, फिलेट वेल्ड की लंबाई L है, इसलिए इसकी सामर्थ्य कम से कम 225 किलो न्यूटन होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लिया है। अब फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य होती कितनी है, फार्मूला होता है उसका कि KS इंटू FS इंटू L बराबर होना चाहिए कितना 225 किलो न्यूटन। अब हमको यहां से देखना है क्वेश्चन में क्या क्या हमको इसमें से मालूम है। हमें क्वेश्चन में मालूम है कि 6 mm साइज ऑफ वेल्ड यानी S का वैल्यू 6 mm दिया है, बाकी K और FS का वैल्यू, FS कितना दिया है 110, अपरूपण प्रतिबल 110 है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे साफ शब्दों में कहें तो K का वैल्यू 0.7 है, ये S का वैल्यू 6 mm दिया है, FS वैल्यू है 110, L हमको नहीं मालूम कितना लंबा वेल्डिंग करेंगे तो 225 की स्ट्रेंथ आएगी, 10 की घात 3 कर लिए, न्यूटन में आ गया। अब यहीं से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी 225 गुणा 10 की घात 3 बटा यहाँ पे 4.2, 7 6 42, 4.2 इंटू 110, यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी। यही तो पूछा था कि कितना लंबा वेल्डिंग करें, करके देख लो। यानी आ गया तुम्हारा 225 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई हो गया 4.2 इंटू 110, दैट इज इक्वल टू 487 मिलीमीटर, 487
मिलीमीटर वेल्डिंग करनी पड़ेगी। हमें यह भी बताना पड़ सकता था कि वेल्डिंग कैसे कैसे की जाएगी, किधर इतना इधर होगा, इधर इतना। फिलेट की आवश्यक लंबाई, हमसे क्वेश्चन केवल लंबाई तक पूछा है तो हमने बता दिया 487। अब कुछ इधर करना होगा तो पूरा 150 mm इधर कर देंगे, अब बाकी बचा बचा इधर कर देंगे। बस सेट कर लीजिएगा, 150 इधर कर लीजिएगा, पहले जो बचेगा उसको इधर उधर 487 में से 150 घटा लिए, बाकी जो बचा उसको 2 भागों में बांट दीजिएगा, हो गया वेल्डिंग पूरा आपका। आवश्यक लंबाई भी निकल गई, उसका सेटिंग भी चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तनन अवयव को 2 एंगल खंडों, तनन मेंबर है 100 गुणे 100 गुणा 8 mm से बना हुआ है, जो एक गसेट प्लेट के दोनों तरफ वेल्डिंग करके लगाया गया है। तनन अवयव पर 200 किलोन्यूटन का अच्छी बल लग रहा है और वेल्डिंग का परिमाप 6 mm, वेल्ड जोड़ की लंबाइयां निर्धारित करें। ये भी वेल्डिंग का ही क्वेश्चन है, इसको टेंशन मेंबर का मत समझिएगा। ये भी किसका क्वेश्चन है, वेल्डिंग का है, इसको टेंशन मेंबर का मत समझिएगा। एक चीज जान लीजिएगा, अगर एक यहाँ पे गसेट प्लेट हो, ठीक है ऐसे, और यहां पर टेंशन मेंबर लगे हों, दो एंगल लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, 2 एंगल लगे हुए हैं, यहाँ 2 एंगल लगे हुए हैं। अब 2 एंगल जब लगे हुए हैं तो इनमें कैसे, अब मान लीजिए ये गसेट प्लेट ऐसे इधर गई हुई है, सपोज करिए ऐसे ऐसे गई हुई है, और ये एंगल जो है इस पर ऐसे ऐसे। अब इस पर क्या किया गया है, दोनों तरफ ऐसे वेल्डिंग की गई है, दोनों तरफ इसके, यहाँ भी ये वेल्डिंग किया गया है दोनों तरफ, पूरा इसका ये पूरा वेल्ड कर दिया गया है इस पर। बात समझ में आ रही है, तो वेल्डिंग दोनों तरफ किया गया है, कितना कितना किया जाए, बात समझ में आ रही है ना। यदि इसको साइड से देखें यहाँ से तो दिखाई कैसा देगा, ये दिखाई देगी गसेट प्लेट, और एक ठो इस पर दिखाई देगा एंगल ऐसे, ऐसे एंगल दिखाई देगा एक, इस पर लगेगा बल, और बल कितना लगेगा, इस पर 200 किलोन्यूटन का बल आ रहा है, दोनों पर मिला के तो 200 आ रहा है दोनों पर। अच्छा एक पर कितना आएगा, अगर देखा जाए इस पर और इस पर मिला के 200, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 100 किलो न्यूटन इस पर और 100 किलो न्यूटन इस पर। मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी समझिएगा बात को यहाँ पे। चलिए 100 किलो न्यूटन है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ लगे हैं, तनन अवयव पर 200 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, यानी 200 किलो न्यूटन का बल झेलना है, तो एक ठो 100 झेलेगा, एक ठो 100 झेलेगा। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे बताइए, इस स्थिति में एक सेकंड, चलिए इस पर लगा 200 तो 100 इस पर, 100 इस पर, पूरा आपका लग रहा होगा। अब एक चीज को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से क्या, वेल्डिंग हमेशा इस तरफ ज्यादा की जाती है, क्यों की जाती है, और इस तरफ कम क्यों की जाती है बताइए। रीजन ये होता है दोस्त कि इधर झुकाव ज्यादा होता है, बल जो होता है ना वो एकदम बीच में नहीं लगता, बल्कि वो लगता है, मैं बता रहा हूं आपको, वो थोड़ा सा झुका हुआ लगता है, मतलब इस तरफ मोटाई की तरफ झुका हुआ लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। चलो 100 इस पर लगना है, तो 100 के लिए वेल्ड लेंथ निकालें। अब मान लीजिए सबसे पहले जो वेल्डिंग की गई है वो की गई है, देखिए ये जो साइज है ना एंगल की, वो 100 गुणा 100 गुणा 8 है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, मैं बताता हूँ कहाँ। अच्छा वेल्ड का परिमाप 6 mm है। अच्छा वेल्डिंग 1 मिलीमीटर की जाएगी, तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये समझाने के लिए आप इतना बना के भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 6 mm वेल्ड की प्रति मिलीमीटर लंबाई की सामर्थ्य, यानी यदि हम लोग 6 mm की वेल्डिंग करें तो प्रति मिलीमीटर कितनी सामर्थ्य होगी, तो होगी KS इंटू FS, L तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी K का वैल्यू 0.7 इंटू S का वैल्यू 6 mm, FS का वैल्यू कितना है 110, यानी 110 यहाँ रख देंगे, यानी यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो तब 462 होता है इसका, हाँ 462 कितना आ जा रहा है 462 न्यूटन पर मिलीमीटर। यानी वेल्डिंग यदि 1 मिलीमीटर की जाए, 1 मिलीमीटर वेल्डिंग यदि की जाए तो मान के चलिए कितना झेल लेगा 462। अब मैं मान लूं कि इधर जो वेल्डिंग की जा रही है वो L1 है और इधर की वेल्डिंग मान लें कितना है L2 है, दोनों तरफ। अभी एक ही तरफ का मैं करूंगा, उधर का अपने आप निकल आएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो L1 और L2 हमने किया यहाँ पे। अब एक चीज बताइए, L1
L1 और L2 मिला के कितना बल झेल रहे हैं, ये वेल्डिंग और ये वेल्डिंग मिला के कितना झेल रहे हैं, 100, 200 नहीं, अगर उधर का भी ले लेंगे यानी 2L1 और 2L2 ले लेंगे, तो यानी यदि साफ शब्दों में कहें तो 2L1 प्लस L2 मिल करके झेल रहे हैं कितना, 200 किलो न्यूटन। 2L1 प्लस L2 मिल करके पूरे लोड को झेल रहे हैं। और 2L1 L2 का हम लोग एक चीज जानते हैं कि L1 प्लस L2 बराबर झेल रहे हैं 200 किलो न्यूटन। एक चीज बताइए यहाँ पे, ये L1 L2 अकेले नहीं, ये तो केवल लंबाइयां हैं जो, अच्छा ये स्ट्रेंथ है, मैं इसको 200 किलो न्यूटन के बराबर नहीं लिख सकता, ये लंबाई है, ये बल है। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, 1 मिलीमीटर यहाँ पर वेल्डिंग करते तो वो कितना झेलता है, 462। तो हम लोग कितना किए हैं, L1 प्लस L2 मिलीमीटर किए हैं, यानी 2L1 प्लस L2 मिलीमीटर और 462 से गुणा कर दें तब हो जाएगा 200 किलो न्यूटन। बस अच्छा ये न्यूटन में है तो इसको 3 से गुणा करके इसको भी न्यूटन में करिए, ठीक है ना। यानी 1 मिलीमीटर 462 झेलेगा तो कुल कितनी वेल्डिंग हुई, L1 प्लस L2 और उधर भी दोनों मिलके झेल रहे हैं 200। यहां से L1 प्लस L2 का वैल्यू निकल जाएगा, L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 200 गुणा 1000 बटा 462 आई बटा 2 भी आ जाएगा। यानी कितना आ जा रहा है इसका वैल्यू L1 प्लस L2 का, आ रहा है 216.45। ये L1 प्लस L2 का वैल्यू है, L1 प्लस L2 का जो वैल्यू आ रहा है 216.45 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। यानी L1 प्लस L2 मिलकर के कर रहे होंगे। अब हमें निकालना है कि L1 कितना है और L2 कितना है। तो L1 कितना कितना, देखिए यहाँ पे बोला है कि किसका परिमाप कितना, वेल्ड जोड़ की लंबाइयां निर्धारित करें, मतलब आपको बताना है कि इधर कितना L1 होगा, इधर L2 और उधर भी इतना L1 L2। हम L1 L2 एक तरफ का निकाल देंगे, बस कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एंगल है, सपोज करिए यहाँ पे कोई एंगल इस टाइप से अगर है, सपोज करिए ऐसे है, ठीक है, और इसका ऐसे इस टाइप से हिसाब किताब इसका बन रहा है, ठीक है, ये एंगल है आपका। और ये जब किसी गसेट प्लेट से ऐसे जुड़ेगा, किसी गसेट प्लेट से ऐसे यदि जुड़ा है तो इस गसेट प्लेट की भी कुछ ना कुछ ऐसे मोटाई होगी और इसी पर ये वेल्डिंग किया गया होगा। तो इधर वेल्डिंग कम होती है, आई जो निचवा वाला साइड जिधर ही आई लेगवा लटका होता है ना भाई, उधर ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं कि यही वाला क्या है, L1 है और ये कम वाला L2 है, वो तो माने ही है हम लोग। एक बात बताऊं, इसका जो बल लगता है वो यहाँ कहीं लगता है ऐसे, यानी इस वाले के पास में लगता है। तो एक चीज बता दूं, 100 गुणा, अब हम लोग L1 L2 का निर्धारण करेंगे, फाइंडिंग L1 एंड L2, हेडिंग बना देंगे फाइंडिंग L1 एंड L2। तो तुमको एक चीज बता दूं हम यहाँ पे कि इसको अगर ऐसे डायग्राम को देखो कि ये गसेट प्लेट है, ठीक है, और इस पर तुम ऐसे समझो इसको, ऐसे, अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स थोड़ा इसकी तरफ झुका हुआ है, जानते हैं 100 गुणा, ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना आप, टेबल में जाएंगे देखेंगे, यदि ये लेग 100 की, मान लीजिए ये 100 है ये भी 100 है, तो जो इसके कोने से इसके केंद्र की दूरी जो होगी ना, वो टेबल से पढ़िएगा 27.6 मिलीमीटर दिखाएगा आपको। यहाँ टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको, कैसे बैलेंस करना है ना मैटर, यहाँ पर ये मोमेंट का खेल है। मान लीजिए कोई बल लग रहा है जो 27.6 की दूरी पर लग रहा है, ये टोटल 100 है, तो ये दूरी कितनी बच गई, ये निकाले बिना भी काम हो जाएगा, लेकिन चलिए कर सकते हैं आप। तो ये कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 72.4, यही ना बच जाएगा भाई, 27.6 इधर है, पूरा 100 है, ये लेग 100 है, यहाँ से 27.6 है तो 72.4 आएगा, घटा के देखिएगा, शायद घटाना मेरा उतना सही नहीं होगा। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बल लग रहा है टोटल P यहाँ पे 100, मान लेते हैं कि इसी एंगल पे 100 लग रहा है, इधर वेल्डिंग हुई है कितनी L1, इधर हुई है कितनी L2। तो L2 और L1 में L1 से स्ट्रेंथ कितनी आएगी, मतलब स्ट्रेंथ देखिए पूरा संभालना 100 का है तो कुछ L1 संभालेगा कुछ F2, यानी L2 यदि F2 बल संभाल रहा है और ये जो संभाल रहा है F1 वो कितना संभाल रहा है, वो L1 जो है F1 बल संभाल रहा है।
तो मतलब ये हुआ कि F1 कितना होगा, तो 1 मिलीमीटर 462 संभाल रहा है, तो L1 मिलीमीटर L1 इंटू 462 संभालेगा। यानी इधर का पूरा बल जो इधर काम कर रहा है ना, इसको इस तरफ खींचने वाला जो इसको रोक रहा है वो है L1 इंटू 462, और उधर वाला जो इधर काम कर रहा है वो है L2, यानी ये आपका L2 इंटू 462। F1 की वैल्यू है L1 इंटू 462, इसका L2 इंटू 462। इधर लग रहा है 100, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 100 का मोमेंट ले रहा हूं इधर किनारे पर। यानी यदि हम टेकिंग मोमेंट ले, यहां पे टेकिंग मोमेंट एट ये पॉइंट ए ले लिया हमने, इसको ए, ताकि सरलता हो जाए। तो होगा 100 का मोमेंट यदि इधर ले रहे हैं हम लोग, तो 100 किलो न्यूटन है, तो इसको कर लीजिए उसमें, क्योंकि 462 न्यूटन में ले रहे हैं, या तो इसको भी किलो न्यूटन में, तो इसको किलो न्यूटन में, तो 100 गुणा हमने लिया 100 की दूरी 27.6 पे है, 27.6 पे है। हाई जो इसके जो 100 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, 100 को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है भाई, आपको समझ में आ रहा है? 100 को न्यूट्रलाइज, जो 100 का अगर हम मोमेंट इस जगह पे लेते हैं तो ये दूरी कितनी है, 27.6। और L2 जो लगा हुआ है यहाँ पे, जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, वो कितनी दूरी पर लगा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है आपका, तो उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे हम लोग। कैलकुलेटर पे करिए, आपका आ जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का मोमेंट यहां पे इस पॉइंट पे बराबर कर दीजिए सीधा, ये आसान तरीका है। सीधे लीजिए L1 का मोमेंट इस पर और L2 का मोमेंट इस पर, तो आ जाएगा L1 इंटू हम लोगों ने ले लिया 27.6 अब बराबर हो जाएगा L2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये 72.4। यहां से एक चीज तो क्लियर है ना कि जो L2 होगा वो कितना हो जाएगा। अच्छा, L2 का वैल्यू आपको नहीं पता है, F1 का ले लीजिए आप सीधे। ओहो, यहाँ पे लिखिए F1, यहाँ पर लिखिए आप F1, ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा आप F2। तो F2 क्योंकि बल का गुण ले रहे हैं, इस बल का इधर और इस बल का इधर, तो ये इस पॉइंट पर न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ये 100 के मोमेंट के बराबर होंगे। ये F1 का मोमेंट, F2 का मोमेंट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मान लीजिए है, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों मिलकर बैलेंस कर रहे हैं। तो F1 का वैल्यू इस पर मोमेंट लिए और इसका इस पर मोमेंट ले लिए, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा F1 का। तो F1 का वैल्यू हमको नहीं पता है, मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे, तो हम 462 गुणा L1 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख लीजिए यहाँ पे 462 गुणा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग L1, और रही F2 का वैल्यू, लंबा खींचेगा यार, रुको एक मिनट, लग तो इससे भी जाएगा लेकिन फिर इसमें L1 और यानी और आसान तरीका इसका, एक सेकेंड रुको, मोमेंट ही लेना है ना, और आसान करते हैं इसको, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, रुकिए जरा एक मिनट के लिए, बता रहा हूँ सीधे डायरेक्टली ये होगा कि यहाँ से आप एक ही अननोन रखिए, जैसे इसमें अननोन बढ़ जाएंगे तो फिर लंबा खिंच जाएगा। एक काम करिए, इसी ए पर ही मोमेंट लीजिए जैसे ले रहे थे, एक का मोमेंट लीजिए, एक बार 100 का इस पर ले लीजिए ऐसे, जो 100 का मोमेंट ए पर काम कर रहा था, दूसरा L1 का भी ले सकते हैं, लेकिन L1 का मोमेंट इसी पॉइंट पर 0, L1 फोर्स इसी पॉइंट पर लग रहा है, इसी पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन है, तो काम नहीं करेगा। तो 100 का मोमेंट भी लीजिए ए पर, और ये L2 का भी मोमेंट लीजिए। देखिए L2 इधर की तरफ इसको मोमेंट देगा और 100 इधर की तरफ मोमेंट देगा, 100 चूंकि उधर लग रहा है, L2 रजिस्टिंग में लग रहा है, तो L2 का फोर्स ले लेते हैं। L2 का मतलब L2 इंटू 462 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, 100 का मतलब किलो न्यूटन में है, तो इसको कर दीजिए न्यूटन में। ये जो लगा इनटू इसकी दूरी है 27.6। देखिए इससे कैलकुलेशन इजी हुई है, बस आप याद रखिएगा। मैं कर तो वैसे भी देता, मैं नॉर्मल कोई भी कहीं से भी ले जाके वहीं पटक दूंगा, लेकिन आप आसान ये तरीका है ना कि L2 का फोर्स इसको इधर घुमाएगा एंगल को, और ये वाला इसको इधर घुमाएगा, तो 100 वाला इसको इधर इस पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट रुका हुआ है ना, इसका मतलब L2 बल जो इधर लग रहा है वो, L1 तो देखिए इसी पर लगा है तो इसका कोई मोमेंट नहीं मिलेगा। L2 100 मिलीमीटर दूर है, L2 जो है इस A पॉइंट से 100 मिलीमीटर दूर है, L2 100 मिलीमीटर दूर है, ठीक है ना। तो L2 गुणा 462 फोर्स हुआ, और ये कितनी दूरी पर लगा हुआ है 100 मिलीमीटर पे, और ये फोर्स हुआ जो 100 किलोन्यूटन का वो लगा हुआ है 27, सब ए पॉइंट्स है। यानी अब यहां से सॉल्व करेंगे तो L2 आसानी से आ जाएगा। कितना आ जा रहा है, थोड़ा खिंच गया, माफी चाहूंगा उसके लिए, ज्यादा खोपड़ी लगाने पे यही होता है। गुणा 27.6 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा
100 इंटू 462। L2 का वैल्यू आ रहा है 59.74 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये L2 है, तो इसलिए L1 कितना हो जाएगा, L1, ये L2 आ गया। अब L1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो L2 यदि पता चल जाएगा ना, तो टोटल, एक चीज बता दूं, ये लगभग 60 मिलीमीटर हो जाएगा। टोटल L कितना चाहिए, टोटल L कितना होगा एक तरफ का टोटल L, तो वो हो जाएगा आपका, टोटल लोड तो 100 आ रहा है एक तरफ, तो 100 गुणा 1000 न्यूटन में हो गया, और 1 मिलीमीटर जो बल लेगा वो कितना लेगा, 462, यानी टोटल L होगा आपका 1,00,000 और डिवाइडेड बाई 462, यानी टोटल 216 होगा, 216 मिलीमीटर। ये शायद निकाले थे क्या हम लोग, यहाँ पे 462, यानी यहाँ निकाले हैं 216 हम लोग, ये आया तो है। देखिए L1 प्लस L2 216.45 है, तो सॉरी इसके लिए कोई मतलब नहीं है, टोटल L 216 है, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, L1 बराबर, तो 216 माइनस 59.74 मिलीमीटर, यानी ये L1 की वैल्यू जो हो जाएगी 156.71 मिलीमीटर। यानी यहां पर हम लोग करेंगे कि L1 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 157 लगभग मिलीमीटर, और L2 बराबर रख देंगे हम लोग 60 मिलीमीटर के आसपास, ठीक है ना। तो ये दोनों लगा देंगे हम लोग किधर, एक एंगल के। अब दोनों की बात करें तो दोनों तरफ यही काम होगा, L1 में भी और L2 में भी। आई होप पूरा आपको ये बात समझ में आई होगी। वही मोमेंट लेने वाला केस थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बट परेशान होने की जरूरत नहीं, वो भी ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अच्छा चपटी पत्तियां बट वेल्ड में जुड़ी। अच्छा बट वेल्ड का क्वेश्चन आ गया, 100 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर माप की दो चपटी पट्टियां बट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई हैं, यदि अनुगेय तनन प्रतिबल 142 हो। कितने हैं, 100 गुणा 10, एक है 100, दोनों 100 हैं, ये है ऐसे ऐसे, और दूसरी वाली भी इधर रखी गई है इसके सामने, ठीक है, ये ऐसे रखी गई हैं, इनको बट वेल्ड में ऐसे यहाँ आमने सामने जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसकी पूरी लंबाई 100 ये है पूरा, और इसकी मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 10 mm है, ठीक है ना, बट वेल्ड में जोड़ी गई। यदि अनुगेय तनन प्रतिबल 142 हो तो निम्न प्रकार के वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। पहला केस ये बता रहा है, यदि इकहरा बल्ट वेल्ड हो, इकहरा हो तो पेनेट्रेशन, मैंने बताया था लास्ट क्लास में थ्योरी वाले कि पेनेट्रेशन होगा। इकहरा केस में, केस 1 में जो थ्रोट होगा ना, थ्रोट वो 5/8 टाइम्स ऑफ टी होगा, यानी पूरा पेनेट्रेशन नहीं हुआ रहेगा थ्रोट इकहरा में। तो 5/8 इंटू टी का वैल्यू कितना है, मोटाई कितनी है प्लेटों की, 10 mm, 10, यानी कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थ्रोट थिकनेस कितना आ रहा है, 6.25 मिलीमीटर थ्रोट थिकनेस। इसलिए सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंथ P, स्ट्रेंथ मतलब ये तनन में ही होता है, तो ये सीधे होता है, ये इसका पूरा लंबाई L इंटू टी इंटू एफ टी होता है। यानी पहले केस में स्ट्रेंथ हो जाएगी L मतलब 100 गुणा टी मतलब 6.25 इंटू एफ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 100 गुणा 6.25 गुणा 150 आ जाएगा 93.750 किलो न्यूटन। ये आएगा पहले न्यूटन में, ये आएगा पहले, कर ही लीजिए पहले, ये आएगा सॉल्व करने पे तो 10⁻³ आएगा न्यूटन। आप इसको किलो न्यूटन में लिखेंगे तो 10 के बाद 3 हटा दीजिएगा। दूसरे केस में कितना हो जाएगा, तो थ्रोट पूरा लिया जाएगा, थ्रोट मतलब फुल पेनेट्रेशन है ना, दोहरा डबल हो जाए, डबल मतलब जो आपका वेल्ड हो, इकहरा बट वेल्ड हो, इकहरा मतलब सिंगल हो, और दोहरा मतलब डबल का मतलब दोनों तरफ से काटा गया हो, तो फुल पेनेट्रेशन होगा। तो उस केस में टी जो होगा बराबर होगा सीधे 10 mm की, तो वहां पर जो 6.25 रखे हो वहां बस 10 कर देना। बट वेल्ड में कितना हो जाएगा आपका, पूरा लंबाई हो जाएगा L इंटू टी इंटू एफ टी विच इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 150, यानी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ये 93 था और भी कितना हो जाएगा आपका सीधे 150 किलो न्यूटन, कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये पूरा हो जाएगा। तो ये बट वेल्ड तक का जो न्यूमेरिकल था वो खत्म होता है। अब आता है टेंशन मेंबर,
इसको मैं वीडियो अलग बना के करा दे रहा हूं, पहले इसको आप लोग देख लीजिए, कमेंट डालिए इस पर कि अगला ये वाला टेंशन मेंबर्स चाहिए, और इसमें हम लोग दोनों बात कर लेंगे 2007 वाले को कैसे सॉल्व करना है वो भी। तो इस वीडियो को पहले देखिए, कमेंट करिए, दूसरा वीडियो जल्दी ही जा रहा है, तब तक ले दीजिए, धन्यवाद।